हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम पुराने क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। चूँकि अभी मैं आपको 10th क्लास का नागरिक पढ़ा रहा हूँ और अध्याय 3 अभी चल रहा है। अध्याय 3 का पार्ट 6 है, ये छठा पार्ट है जो आपके सामने आज प्रस्तुत होगा। अध्याय का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। इस टॉपिक पे आज चर्चा करनी है। आज जिस टॉपिक पे चर्चा मैं कर रहा हूं, ये परीक्षा में हमेशा ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे बनेगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न एक आध दो बार परीक्षा में आया हुआ है। पूर्वगत अगर प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न आया है, इससे संबंधित सवाल भी आए हुए हैं। तो राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां, आज इसी टॉपिक पर हम लोग मंथन करेंगे। परीक्षा में सवाल इसी तरह आएगा, राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप सामान्य परिचय देंगे कि चूंकि हमारा देश एक बहुत बृहद देश है जिसका क्षेत्रफल 3,32,263 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 1 अरब 21 करोड़ आबादी इस देश में वास करती है, रहती है। और एक बड़े से क्षेत्रफल में बड़ी सी जनसंख्या होने के साथ ही हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में जनता ही सर्वे सर्वा होती है। यानी कि कहा जाता है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया एक शासन है। तो पूरी तरह से जनता ही इसमें प्रमुख होती है। 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या में बहुत सारी पार्टियां भारत में हैं और इन बहुत सारी पार्टियों में कुछ बड़ी पार्टियां हैं, कुछ छोटी पार्टियां हैं, कुछ राज्य स्तर की पार्टियां हैं और कुछ देश स्तर की पार्टियां हैं। क्योंकि पार्टी के बारे में मैं पिछले वीडियो या उसके पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैं बता चुका हूं कि पार्टी किसे कहते हैं, यानी कि राजनीतिक दल क्या होता है, कैसे राजनीतिक दल को मान्यता मिलती है और राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। अब बात आती है कि इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर या देश स्तर पर पार्टियां हैं। इन्हीं पार्टियों के कंधों पर पूरे देश की व्यवस्था है और पूरे देश की व्यवस्था इनके कंधों पर है। और अगर देश के अंदर किसी भी तरह की अव्यवस्था, अराजकता या किसी भी तरह की खामी आती है तो इसका दोष, इसका जो साइड इफेक्ट है वो सब मढ़ा जाता है किस पर? राजनीतिक पार्टियों पर। आखिरकार राजनीतिक पार्टियों पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी राजनीतिक पार्टियां सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पाती? क्या क्या चुनौतियां हैं इन राजनीतिक पार्टियों के पास? राजनीतिक पार्टी अच्छे से क्यों नहीं चल रही है? देश सही तरीके से विकास क्यों नहीं कर रहा है? तो इन तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत खामियां हैं, उन खामियों को ही इस टॉपिक्स में पढ़ना है। तो राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? चुनौती मतलब खामी या कमी, जो भी निगेटिविटी है राजनीतिक दलों के अंदर, उसी को हमने टॉपिक बनाया है, पॉइंट्स में बनाया है और इस पॉइंट्स को ही आपको एनालाइज करना है, यानी व्याख्यायित करना है। परीक्षा में सवाल राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप ये इंट्रोडक्शन में से जितना आपको लगे कि इतना लिखना चाहिए, 2-4-5 लाइन आप इंट्रोडक्शन में, परिचय में लिख दें। उसके बाद आप लिखें कि राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं और बिंदुवार इसी तरह से आप 6 पॉइंट्स को लिखें। 6 पॉइंट्स क्या क्या? राजनीतिक दलों की प्रथम चुनौती आंतरिक लोकतंत्र की कमी, द्वितीय चुनौती नेतृत्व का संकट, तृतीय चुनौती वंशवाद, चतुर्थ काले धन और अपराधियों का प्रभाव, पांचवा जो राजनीतिक दलों के पास चुनौती है वो है सिद्धांतहीनता की स्थिति और छठा जो राजनीतिक दल का चुनौती है वो है अवसरवादी गठबंधन।
ये 6 पॉइंट को आप लिख दें और एक एक करके सबकी व्याख्या करें। अब एक एक बिंदु को लिखेंगे और सबकी व्याख्या करेंगे। मैं बता रहा हूं किस तरह से लिखना है। कलम कॉपी लेके बैठिए, ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। जितनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी उसको आप इस पॉइंट्स के अंतर्गत लिखते जाएंगे तो पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। क्योंकि जिन लड़कों को एक एक नंबर की दरकार है वो लड़के जी जान से लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हर एक पॉइंट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं, एक अच्छे सलीके से आंसर लिखा जाए ताकि मुझे भरपूर नंबर मिले। समय न गवाते हुए हम एक एक की व्याख्या आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली चुनौती, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में। जैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी देखी जाए तो भाजपा, कांग्रेस। राज्य स्तर की पार्टी देखी जाए, जैसे बिहार की हम बात अगर करें तो यहां पर जदयू, जनता दल यू, जदयू, आरजेडी और भी बहुत सारी पार्टियां, लोजपा वगैरह, ये सब पार्टियां क्षेत्रीय स्तर की या राज्य स्तर की हैं। अब इन पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र की कमी हो गई है। लोकतंत्र क्या? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यानी कि सभी की सहमति से कोई निर्णय लिया जाए, सभी की सहमति पर हर कार्य किया जाए। परंतु राजनीतिक पार्टी, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू क्षेत्रीय स्तर की पार्टी या आरजेडी हो, इन सभी पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र की कमी है। यानी कि सबकी सहमति से निर्णय नहीं लिया जाता है। पार्टी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं, कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स हैं जिनके इशारे पर पूरी पार्टी चलती है। उन्होंने जो कह दिया वही होगा, अन्य किसी भी सदस्य की उतनी महत्ता नहीं है। जैसे आज के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि हमारे देश में शासन इस समय भाजपा का है और भाजपा में 2 को छोड़कर बाकी किसी की सहमति मायने नहीं रखती है। नरेंद्र मोदी और शाह जी, अमित शाह, इन 2 को छोड़कर बाकी किसी की सहमति या किसी की सहभागिता उतनी नहीं दिखती है जितनी होनी चाहिए। वैसे ही आरजेडी है, उसमें लालू के बेटे, इनकी ज़्यादा सहभागिता देखने को मिलती है, इनके ज़्यादा निर्णय हावी रहते हैं इन पार्टियों पे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी राजनीतिक दल के अंदर ही लोकतंत्र नहीं रहेगा, सबकी सहमति नहीं रहेगी, सबके विचार को नहीं लिया जाएगा और विचार को लेकर निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो फिर वो पार्टी हमारे इतने बड़े भारत के लोकतंत्र को कैसे चला पाएगी? जब खुद पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र वो पार्टी क्या कायम कर पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है हर एक पार्टी के साथ। हर एक पार्टी में आप देखिए कुछ प्रमुख नेता हैं जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, जिनके निर्णयों पर ही पूरी पार्टी का संचालन हो रहा है, संचालन किया जा रहा है। कहने को तो बहुत सारे पद हैं कि ये फलाने पद पर उस पार्टी में हैं, इस पार्टी में हैं, उस पार्टी में हैं, लेकिन उनके पद की महत्ता नहीं है। उनके पार्टी में जो प्रमुख लीडर हैं उन्हीं की बात चलती है। अब जरा सोचिए कि भाजपा में अगर आज नरेंद्र मोदी कुछ कह दें या शाह जी कुछ कह दें, अमित शाह कुछ कह दें और एक लाल कृष्ण आडवाणी कहें, किनकी बात मानी जाएगी? नरेंद्र मोदी की बात मानी जाएगी, अमित शाह की बात मानी जाएगी, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। वैसे ही हर एक पार्टी में आप देखिएगा कुछ प्रमुख चेहरे हैं और उन्हीं का चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी भारत की राजनीतिक पार्टियों में है, जिसके कारण देश सही तरीके से नहीं चल रहा है, देश का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये इस टॉपिक की व्याख्या थी। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं नेतृत्व का संकट। कोई भी राजनीतिक पार्टी ले लीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई एक चेहरा ऐसा नहीं है जिस पर सबका विश्वास हो, जिस पर सबका भरोसा हो। तो नेतृत्व का संकट है।
हर एक पार्टी के अंदर नेतृत्व का संकट है। कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर सभी का विश्वास हो। अब जरा देखिए कि भाजपा के एंटी में कांग्रेस है, वैसे ही राज्य स्तर पर भी जदयू के एंटी में आरजेडी है। तो इस तरह से देखा जाए तो नेतृत्व का संकट है। कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो सर्वमान्य हो, जिसको सब मानता हो। इस कारण हम कह सकते हैं कि जब देश के राजनीतिक पार्टियों में नेतृत्व को लेके ही घमासान है, नेतृत्व को लेके ही मतभेद है, तो वो राजनीतिक पार्टी देश को किस तरह एकजुट करके चलाएगी, ये प्रश्न है। और यही प्रश्न, नेतृत्व का संकट, राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन जाती है। आज भी जितनी पार्टियां हैं देश में, उन सब में नेतृत्व का संकट है और नेतृत्व प्राप्त करने के लिए तरह तरह से जुगत लगाए जाते हैं। जैसे लालकृष्ण आडवाणी भाजपा में चमकते चेहरे थे, एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते थे, लेकिन उनको साइड करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए। वैसे ही जॉर्ज फर्नांडिस जदयू के चमकते चेहरे थे, लेकिन उनको साइड करके नीतीश जी आए। तो इस तरह से नेतृत्व जो ज़्यादा अनुभवी है उसको मिलना चाहिए, नेतृत्व जो ज़्यादा दिमाग रखता हो, जिसने खून पसीना पार्टी के लिए लगाया हो, देश को संवारने में लगाया हो, उसे मिलना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि नेतृत्व को लेके आपस में पार्टियों के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर संकट है, तो वो पार्टी देश को क्या नेतृत्व दे पाएगी। तो इस तरह दूसरा प्रश्न का इस तरह से व्याख्या आप करें। तीसरा जो चुनौती है राजनीतिक दल का, वो है वंशवाद। वंशवाद आप समझते हैं, हम अगर मुख्यमंत्री हैं तो हम अपने बेटे को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं, राजा का बेटा जैसे पहले राजा हुआ करता था, उसी तरह से आज राजनीतिक पार्टियों में कुछ ऐसे ताकतवर नेता हैं जो अपने ही परिवार के लोगों को अगला प्रमुख बनाना चाहते हैं, उस पार्टी का अगला लीडर बनाना चाहते हैं। आप देखें देश के अंदर कांग्रेस पार्टी में जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, तब से परिवारवाद या वंशवाद का उस पर आरोप लगते रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी के हेड बने हुए हैं, प्रमुख बने हुए हैं। वैसे ही बिहार में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी, ये भी वंशवाद के आरोप से वंचित नहीं है और इस पर भी आरोप लगते रहे हैं। लालू जी हटे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी जब हटी हैं, उसके बाद 2 बेटे हैं, आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे। उसमें से एक तो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आने वाले वक्त में ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इस परिवार के लोग ही उसके सर्व प्रमुख बने रहेंगे। तो अब उसके बाद यूपी में देख लीजिए, यूपी में मुलायम सिंह की पार्टी, उनके परिवार के न जाने कितने सदस्य, सांसद और विधायक रहे हैं, अभी भी हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हर एक पार्टी के ऊपर ये वंशवाद का आरोप है भारत में, और इस वंशवाद के कारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचती है। चूंकि अयोग्य व्यक्ति भी योग्य पद पा जाता है, जिसके कारण नेतृत्व गलत मिलने से देश गलत दिशा में जाता है। होना यह चाहिए कि पार्टियों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो तेज तराज दिमाग वाला है, उसको पार्टी का प्रमुख बनाना चाहिए, या जिसने बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए मेहनत किया हो, बहुत ज़्यादा अनुभव रखता हो देश, समाज और पार्टी के बारे में, उसको बनाना चाहिए। यहाँ देखा यह जा रहा है कि एक प्रमुख अगर पार्टी का है तो वो अपने लड़के को, अपने साले को, अपने भतीजे को, अपने भौजाई को, इन सबों को पार्टियों में सम्मिलित करके इन सबों को ऊंचे ऊंचे पार्टियों में पद दे रहे हैं।
अब इनका नेतृत्व जब राज्य को या देश को मिलता है तो वो गलत दिशा में देश को ले जाते हैं और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो वंशवाद ये भी राजनीतिक दल की प्रमुख चुनौतियों में एक है। अगला जो चुनौती है वो अति विकराल है, बहुत ही भयावह, और वर्तमान समय में तो और ज़्यादा भयावह होते जा रहा है। अगला चुनौती है काला धन, यानी कि काले धन और अपराधियों का प्रभाव। भारत के लोकतंत्र में काला धन और अपराधियों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। काला धन हम उसे कहते हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हो, यानी कि जिसका इनकम टैक्स आप नहीं भरते हो। आपको पता है कि जो भी कोई व्यक्ति इनकम करता है, अगर वो 3 लाख से ज़्यादा का इनकम करता हो एक साल में, तो उसे सरकार को बताना पड़ता है कि हम यहाँ से ये पैसा कमा रहे हैं। और अगर वो 3 लाख से ज़्यादा कमाता है या 5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसको कुछ टैक्स सरकार को देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे की जानकारी सरकार को नहीं दे रहा है, पैसा छुपा के ज़्यादा से ज़्यादा कमा के रख रहा है या लूट के रख रहा है, चोरी करके रख रहा है, घूसखोरी करके रख रहा है, तो वो पैसा काला धन है। तो आज के समय में ऐसे ही पैसों का बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज हो रहा है चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। आप किसी भी पार्टी को देखें, उसमें अपराधियों की संख्या बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। तो अपराधियों को पार्टी में सम्मिलित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपराधियों के पास काला धन है और ये काला धन वो पार्टी को मुहैया कराते हैं, देते हैं, और उस काले धन के बदौलत पार्टी सत्ता में आती है, लोगों को पैसा बांट के, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर। इस काले धन का चुनाव में बहुत ज़्यादा यूज होता है, उपयोग होता है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सह मिलता है। और ये लोग जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है काले धन का उपयोग करके और अपराधियों का सहयोग लेके, तो जब सत्ता में आती है उसके बाद अपराधी उनसे मनमाना कार्य करवाते हैं। आपने किसी गलत आदमी का सहारा लेके कुछ धन प्राप्त किया है या कुछ प्रॉपर्टी प्राप्त की है, कोई पद पाया है, तो वो बाद में आपसे ये कह के कि मैंने आपको उस वक्त सहयोग दिया था इस पद को पाने में, तो मैं ये काम करना चाहता हूं, मुझे इसमें सहयोग दीजिए। तो गिव एंड टेक वाली स्थिति है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में काले धन और अपराधियों का प्रभाव एक बड़ा चुनौती है। काला धन और अपराधी, इन दोनों का अनुन्याश्रय संबंध है। जहां काला धन होगा वहां अपराधी हैं, जहां अपराधी हैं वहां काला धन है। और जब ये काला धन और अपराधी पार्टी यूज करता है, कोई भी राजनीतिक दल काले धन और अपराधियों का उपयोग करता है, तो मजबूरन उन्हें बाद में अपनी पार्टी के अंदर उस अपराधी को सम्मिलित करना पड़ता है, विधायक से सीट देना पड़ता है, सांसद से सीट देना पड़ता है। और ऐसे अपराधी जब चुनकर प्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो वो लोकतंत्र को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो ये था काला धन और अपराधियों का प्रभाव। वैसे भी आप अगर बिहार यूपी के रहने वाले हैं तो इस चीज को खूब जानते होंगे कि काला धन क्या होता है और अपराधियों का प्रभाव किस तरह से राजनीतिक पार्टियों में बढ़ रहा है, और किस तरह से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब राजनीतिक में प्रवेश कर जा रहे हैं, कोई मंत्री विधायक बन जा रहा है, तो किस तरह से ये समाज और देश को पीछे ले जा रहे हैं। खैर, आपको जितना अच्छा लगे, अगर चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाएं सिर्फ, तो अपने दिमाग से भी आप एक्सप्लेन उसको कर सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं, 5 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। अगला जो चुनौती है राजनीतिक दल का, वो है सिद्धांतहीनता की स्थिति। सिद्धांतहीनता क्या होता है? किसी के जीने का एक सिद्धांत होता है। जैसे मैं या कोई व्यक्ति अपना एक सिद्धांत बनाया है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं घूस नहीं लूंगा। कोई व्यक्ति का अपना सिद्धांत है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, मुझ पर तमाम जातियां हो जाए लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा।
तो वैसे ही राजनीतिक पार्टियों का भी कुछ आधारभूत चीज होता है। जब राजनीतिक पार्टियां बनती है नई नई, उस वक्त उसका संविधान लिखाता है, उस वक्त उसके नियम लिखाते हैं कि इस पार्टी के क्या नियम हैं, ये पार्टी क्यों बनाई जा रही है, कौन कौन लोग इसमें जुड़ सकते हैं, किस विचारधारा के लोग इसमें जुड़ेंगे, क्या क्या हमको देश के लिए कार्य करना है। ये सारी बातें जब पार्टी बनती है उस वक्त एक बुक या एक पन्ने पर तैयार होता है, वो कहलाता है सिद्धांत। वही पार्टी का सिद्धांत होता है और उसी सिद्धांत पर उस पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों को भविष्य तक चलना होता है। परंतु देखने में यह आ रहा है कि हर एक पार्टी में सिद्धांतहीनता की कमी है। उनके अपने बनाए हुए पार्टी के नियम को आने वाले जो नेता हैं नए नए, वो तोड़ रहे हैं और पार्टी के नियम से अलग कुछ और नियम बना दे रहे हैं या किसी और तरीके से वो पार्टी में चलने लग रहे हैं। चूंकि उनके पास काला धन है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो पार्टी के प्रमुख या पार्टी के जो गणमान्य लोग हैं वो उचित कार्रवाई उन पर नहीं कर पाते। इस कारण हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर ही सिद्धांतहीनता की कमी है। अब सिद्धांतहीनता आज देख रहे हैं आपकी पार्टियां जीतने के लिए किसी भी हद तक जा रही हैं। पार्टियां जीतने के लिए दारू बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, लोगों को बरगला रही हैं, गलत सूचनाएं मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं, मीडिया को हैक कर लिया जा रहा है, अपना मीडिया चला रहा है पार्टियां कि हमारी बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से समाज को रखो, जो नहीं भी किए हैं वो भी बताओ अच्छे तरीके से। तो इस तरह कहा यह जा रहा है कि चुनाव में जीतने के लिए पार्टी अपने सिद्धांत से अलग हटकर, अपने बनाए हुए नियम से अलग हटकर जो मर्जी उसकी वैसा रुख अख्तियार कर ले रहा है। यानी कि जब जैसा तब तैसा वाली स्थिति है। जैसा माहौल पार्टियां देखती हैं उस तरह से अपना रुख कर लेती हैं। अगर देख रही हैं कि जनता पैसा बांटने पर वोट देगी तो पैसा बांट देती है, साड़ी बांटने पर वोट दे देगी तो साड़ी बांट दे रही हैं, या जनता को गलत सूचना पहुंचाने पर जनता उसी को सही मान रही है तो गलत सूचना पहुंचाई जा रही है जनता के बीच। तो इस तरह से एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से चुनाव जीत लिया जाए, ये हर एक पार्टियों का उद्देश्य रह गया है। सिद्धांत की कहीं कोई बात नहीं रह गई है और लगातार सिद्धांतहीनता के आरोप हर एक राजनीतिक दलों पर लग रहे हैं। तो ये सिद्धांतहीनता, अगला छठा जो है वो अवसरवादी गठबंधन है। अवसरवादी गठबंधन क्या होता है? अवसरवादी गठबंधन का अर्थ पहले समझिए। अवसर पाकर घात करना, अवसर पाकर अपना काम साध लेना, अवसर देखकर चाहे जैसे नियम को तोड़ मरोड़ के अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना। जैसे 2004 में भारत में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और उसी के साथ वामपंथी पार्टी भी चुनाव लड़ी। कांग्रेस एक तरफ थी, वामपंथी पार्टी एक तरफ, दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और दोनों एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े थे। जनता ने कमोबेश दोनों को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस अकेले सरकार नहीं बना सकती थी और ना ही वामपंथी अकेले सरकार बना सकते थे। इस स्थिति में दो अलग अलग विचारधारा वाले, दो अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ने वाले, दो एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने वाली पार्टियां जब जीत गईं, दोनों के कुछ कुछ सांसद जीत गए, तो इन लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया और गठबंधन की सरकार इन्होंने बना ली। यानी अवसर जनता को तो इन्होंने जाके ये कहा कि कांग्रेस की ये गलती है, कांग्रेस की वो गलती है। गठबंधन वामपंथी वालों ने, कांग्रेस ने वामपंथी पर तरह तरह के आरोप लगाए होंगे, परंतु जब दोनों पार्टियां जीत गईं तो दोनों आपस में मिल गए। यानी अवसर देखकर दोनों आपस में मिल गए, सरकार बना ली और तमाम मंत्री और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए, बैठ गए। तो इसे कहा जाता है अवसरवादिता का सिद्धांत। दो अलग अलग देश के अंदर दो अलग अलग पार्टियां दो अलग अलग विचारधारा रखते हुए
एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता के मनोभावना पर कुठाराघात करते हुए, उनके दिल को ठेस पहुंचाते हुए आपस में मिल जाती हैं। किस लिए? कुर्सी के चक्कर में। किस कारण? पद के चक्कर में। ये कुर्सी और पद यानी कि स्वार्थ के चक्कर में ये पार्टियां अवसरवादी हो जाती हैं और आपस में मिलकर सत्ता का भोग करती हैं। बेचारी जनता बेचारी ही रह जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये 6 जो मुख्य बिंदु हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आज चुनौती बना हुआ है, ये देश को बैकफुट पे ले जा रहा है, देश को पीछे की ओर धकेल रहा है और लोकतंत्र के लिए बेहद ही घातक सिद्ध हो रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश के अंदर राजनीतिक पार्टी अपने ऊपर मंथन करे और यह विचारे कि हमारे अंदर जो ये चुनौतियां हैं, जो खामियां हैं, चुनौती इट मीन्स खामी, जो खामियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। और अगर ये दूर नहीं होता है तो देश यूं ही बैक जाते रहेगा, पीछे की ओर हटते रहेगा, विकास नहीं हो पाएगा। जरूरत इस बात की है कि इन सभी चुनौतियों को राजनीतिक पार्टियां स्वीकारें और उसको खत्म करने का लगातार प्रयास करें। तो इस तरह से कंक्लूजन में आप लास्ट में ये लिखेंगे और प्रत्येक बिंदु पर जैसे मैंने बताया उसका 3-3, 4-4, 5-5 लाइन भी अगर आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो फिर से एक बार रिव्यू में बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां। आप परिचय देंगे, उसके बाद लिखेंगे तमाम चुनौती ये है, उसके बाद इन सभी चुनौतियों को बिंदुवार व्याख्या कर देंगे और उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन लिख के कुछ मूल्यांकन की बातें जो मैंने लास्ट में कही वो आप लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये आंसर जो है पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। और अगर 5 नंबर का है तो उम्मीद करते हैं अगर आपकी हैंडराइटिंग और शुद्धता अच्छी है तो 5 में 5 मिलेगा, नहीं तो 4 कहीं नहीं जाता है। ठीक है। साथ में आप ये अगर भारत का नक्शा बना पाएं और इसको कोरिलेट कर पाएं कि ये सभी चुनौतियां जो है वो भारत के लोकतंत्र के अंदर हैं, तो थोड़ा ज़्यादा एक डायग्राम वगैरह आप दे पाएं, कुछ अलग तरह का सोच झलकेगा आपकी कॉपी में। और एग्जामिनर का इस पर ज़्यादा ध्यान रह रहा है कि आप अलग तरह का किस तरह सोचकर अलग तरह से लिख पाते हैं। खैर, तो ये थी आज का जो टॉपिक था उसकी व्याख्या। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा पिछला वीडियो देखें जिसका मैं लिंक आपको दूंगा, और साथ ही किताब को आप पढ़ें, स्टडी करें लाइन बाय लाइन, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।